हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना लेक्चर करेंगे और इसमें हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हिस्ट्री में हम जो मौर्य काल उसको स्टार्ट किया था और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पूरा डिटेल में कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको सभी हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएंगी। तो इस चैनल पे जाके जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलकर आप जो है सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। हिस्ट्री अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो टू हीरो कंटेंट आपको मिलेगा और यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे नोट्स हैं और जैसे ही आपके थ्योरी वाली क्लासेस कंप्लीट होती है उसके बाद में हम MCQ बैच भी यहाँ पे लाएंगे और उसके माध्यम से भी यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सम्राट अशोक के बारे में करते हैं हम शुरू। उससे पहले आप अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट है वो आपको मिलती रहें, ठीक है। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। तो अशोक जो है सम्राट के बारे में आज की क्लास में हम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई सम्राट अशोक है मगध के सम्राट बनते हैं बिंदुसार के बाद में, और ये सम्राट 269 BC से लेकर 232 BC मीन्स 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक मगध के सम्राट रहते हैं, ठीक है, अशोक। और ये अपना राज्याभिषेक जो है 269 BC में करवाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अशोक अपना राज्याभिषेक जो है कब करवाते हैं। तो 269 BC में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था और अपने 99 भाइयों को मारकर राधागुप्त जो है की मदद से मौर्य वंश या मगध का अगला शासक बना था, ठीक है, अशोक। तो सम्राट अशोक जो है किसकी मदद से, तो राधागुप्त है चाणक्य का ही एक शिष्य हुआ करता था और इन्हीं की मदद से अशोक जो है बिंदुसार के बाद में अगले मौर्य जो है शासक बनते हैं, ठीक है, मगध के अगले शासक बनते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट करें कि भाई अशोक के जो नामों का नाम जो है, अशोक के नाम का नाम जो अशोक है इसके बारे में हमें जो है किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो अशोक के जो है कई नाम थे और डिफरेंट सोर्सेज से हमें इसके नामों का उल्लेख मिला है। तो अगर यहाँ पे देखें कि भाई इसके नाम का जो उल्लेख है हमें अशोक वर्धन के रूप में मिलता है। अशोक वर्धन के रूप में हमें विष्णु पुराण से इसका उल्लेख मिलता है। तो विष्णु पुराण में जो है सम्राट अशोक का जो नाम है अशोक वर्धन जो है आपका दिया गया है। इसके अलावा एक मास की अभिलेख है, उसमें जो है बुद्ध शाक्य के नाम से अशोक का नाम का वर्णन मिला है। और भाबरू अभिलेख है, उसमें मगधाधिराज मीन्स मगध का शासक जो है मगधाधिराज के नाम से अशोक का नाम का वर्णन मिला है, ठीक है। और बूदनी जो अभिलेख है उसमें मगध कुमार के नाम से अशोक का नाम का उल्लेख मिला है। तो ये जो है डिफरेंट नाम से इसको जो है भिन्न भिन्न जो है सोर्सेज से में जाना जाता है इनको, ठीक है। तो मगध कुमार के नाम से बूदनी अभिलेख में इसको जाना जाता है। इसके अलावा अशोक है उसको अशोक या अशोक वर्धन कहा जाता था। 4 लघु शिलालेखों में कौन कौन से 4 लघु शिलालेख थे, तो इसमें एक गुजरी जो है गुजरा लघु शिलालेख है, मास्की जो है नेतुर और उद्गोलन। तो गुजरा मास्की नेतुर और उदयगोलन इन जो है 4 लघु शिलालेखों में भी अशोक का नाम अशोक या अशोक वर्धन के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो अशोक के नाम का उल्लेख सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो अशोक के नाम का जो है सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है भाई, सबसे पहले हमें मास्की अभिलेख में मिलता है। तो मास्की अभिलेख में अशोक के नाम का सबसे पहले जो है वर्णन देखने को मिलता है। अशोक है उसको प्रियदर्शी राजा है वो बराबर गुहा अभिलेख में कहा गया है। तो एक आपका अभिलेख है बराबर गुहा अभिलेख और इसमें अशोक को प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है अशोक को रोमन देय अभिलेख में जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। तो अशोक को देवनाम प्रियदर्शी जो है किस अभिलेख में कहा गया है, तो रोमन देय अभिलेख जो कि इसमें जो वर्णन मिलता है अशोक के नाम का। इसके अलावा देवनाम प्रियम जो है अशोक का, ये हमें अशोक के 12वें और 13वें जो है शिलालेख से मिलता है। तो अशोक का 12वां और 13वां जो शिलालेख है उसमें अशोक का जो नाम है वो देवनाम प्रियम आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है हमें अशोक के नाम का वर्णन मिलता है डिफरेंट सोर्सेज से, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें कि भाई अशोक के अभिलेखों को प्राप्त करने वाला सबसे पहला आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कौन था। तो अशोक के अभिलेखों को प्राप्त करने वाला सबसे पहला जो है आर्कियोलॉजिस्ट वो कौन था, टीलो फैनथेलर। तो टीलो फैनथेलर जो है था और इन्होंने जो है 1750 ईस्वी में सबसे पहले जो है इनको प्राप्त हुए थे। तो अशोक के अभिलेखों जितने भी जो अभिलेख थे तो अशोक के अभिलेखों को प्राप्त करने में सबसे पहले जो सफलता हासिल की थी किस आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो टीलो फैनथेलर ने, ठीक है। और इसके द्वारा जो है सबसे पहले अशोक का जो मेरठ स्तंभ लेख है उसको सबसे पहले इसको खोजा गया था, सबसे पहले प्राप्त किया गया था। तो जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उनमें से जो सबसे पहले मेरठ जो स्तंभ लेख उसको सबसे पहले 1750 ईस्वी में किसके द्वारा प्राप्त किया गया था,
ये आपके आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद थे टीलो फैंथेलर, इसके द्वारा जो है प्राप्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे दिया गया है कि भाई मेरठ जो स्तंभ लेख है, तो जो ये आपका है ये तुगलक वंश में जो फिरोज शाह तुगलक होते थे, तो इसके द्वारा मेरठ से दिल्ली में इसको स्थानांतरित करवा दिया। प्रेजेंट में दिल्ली में है, तो मेरठ स्तंभ लेख है, पहले मेरठ से जो है दिल्ली में स्थानांतरित किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने, और मेरठ स्तंभ लेख जो है ही वही जो है पहला अभिलेख है अशोक का, जिसको सबसे पहले जो है प्राप्त किया था किसने? टीलो फैंथेलर ने 1750 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, उसके द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो है सबसे पहले सफलता हासिल किसने की थी? तो ये जेम्स प्रिंसेप। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जो आपका ये है टीलो फैंथेलर, तो इन्होंने तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा था, लेकिन अभिलेखों को पढ़ने में जो है सबसे पहले सफलता हासिल किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। कब की थी? 1837। डेट आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया, और इसके द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था टोपरा स्तंभलेख, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले कौन सा अभिलेख पढ़ा था भाई? टोपरा स्तंभलेख। कब पढ़ा था? 1837 में, ठीक है। और टोपरा स्तंभलेख जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा के अंबाला से ये प्राप्त हुआ था, और जो ये टोपरा स्तंभलेख है इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक वंश का होता था ये शासक फिरोज शाह तुगलक ने, जो टोपरा स्तंभलेख है उसको अंबाले से कहाँ पे जो है शिफ्ट कर दिया, अंबाला से दिल्ली में जो है स्थानांतरित करवा दिया। तो आज प्रेजेंट में जो आपका ये टोपरा स्तंभलेख है और मेरठ जो आपका अभिलेख है, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये आपके पढ़ते हैं दिल्ली में, ठीक है। क्योंकि इनको जो है जो फिरोज शाह तुगलक है उसने ट्रांसफ़र करवा दिया था, स्थानांतरित करवा दिया था इनकी ओरिजिनल प्लेस से दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टोपरा स्तंभलेख और उसके बाद में आपका मेरठ जो है आपका स्तंभलेख दोनों हो चुका है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अशोक है, उन्होंने अपना प्रथम विवाह किसके साथ किया था? तो इसकी पहली शादी महादेवी के साथ होता है, और ये महादेवी कौन थी? ये उज्जैन या अवंती की राजकुमारी होती थी, जिससे इसे महेंद्र पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्री इससे संघमित्रा हुई, ठीक है। तो महादेवी से जो है अशोक को कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? महेंद्र नाम से, और संघमित्रा इसकी पुत्री थी अशोक की, जो महादेवी से जो है जन्म लेती है। अशोक ने जो है अपने इन दोनों जो है बेटे और बेटी को, संघमित्रा और महेंद्र है, उसको श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघमित्रा और महेंद्र इन दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने भेजा। अशोक ने एक दूसरा विवाह और किया था, और वो किसके साथ किया था? वो उससे किया था जिससे प्रेम करता था, कारुवाकी या कौरवकी नाम की जो है एक स्त्री होती थी, और ये इन्होंने जो है किया था कलिंग युद्ध के बाद। तो कारुवाकी या कौरवकी से जो है विवाह, कलिंग युद्ध जो आपका होता है, कलिंग युद्ध के बाद विवाह करते हैं कौरवकी से, और कौरवकी कलिंग की राजकुमारी थी, ठीक है। तो कलिंग आपका प्रेजेंट में उड़ीसा को ही कहा जाता है भाई। तो कलिंग की राजकुमारी जो कौरवकी से भी जो है दूसरा विवाह करते हैं कलिंग युद्ध के बाद में अशोक, और कारुवकी से जो है अशोक का फिर एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुणाल, ठीक है। तो कारुवकी जो का अशोक से जो पुत्र है उसका नाम क्या है? कुणाल। और कुणाल ही फिर बाद में अशोक के बाद में मौर्य वंश का अगला शासक बनता है। तो अशोक के बाद में अगला शासक कौन बनता है? कुणाल बनता है। कुणाल के बाद में फिर अगला जो है मौर्य वंश का अगला शासक बनता है दशरथ। दशरथ ये कौन था? अशोक का पोता, ठीक है। तो कुणाल के बाद में अशोक का जो पोता दशरथ है फिर मौर्य वंश का अगला शासक बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अशोक ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में एक युद्ध लड़ा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में एक युद्ध लड़ा, ठीक है। और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में जो है मीन्स यहाँ पे 261 BC में एक युद्ध लड़ा था इन्होंने, और उसका नाम था कलिंग युद्ध, ठीक है। तो कलिंग युद्ध इन्होंने अपने जो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो शासनकाल के 40वें वर्ष और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो आपका कलिंग जो युद्ध होता है, तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा जाता है? तो ये डेट भी काफ़ी बार आ जाती है एग्जाम में। कलिंग युद्ध लड़ा जाता है 261 BC में, ठीक है। और ये अपने शासनकाल अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है में होता है अशोक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कलिंग युद्ध लड़ते हैं। तो कलिंग युद्ध कब होता है? 261 BC में लड़ा जाता है। और जब कलिंग युद्ध लड़ा गया था तो उसमें कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? ये इंपॉर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी, ठीक है। तो कलिंग युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था? कहा जाता है कि भाई कलिंग से
हाथी प्राप्त करने के लिए जो है लड़ा गया था ये कलिंग युद्ध, ठीक है, मौर्य वंश के द्वारा। तो कलिंग युद्ध के समय जो कलिंग का जो शासक कौन था ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। कलिंग युद्ध के समय जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उस समय कलिंग का शासक हुआ करता था नंदराज। और इस बात की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख को जो है किसने लिखवाया था? तो चेदी वंश के खारवेल जो है शासकों ने ये लिखवाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध के समय कलिंग का जो है राजा या शासक कौन था? नंदराज। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से, कि भाई कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक नंदराज हुआ करता था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था? चेदी वंश जो है कि खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था और ये खारवेल चेदी वंश के हुआ करते थे। ओके, तो कहा जाता है कि भाई जो कलिंग युद्ध है ये एक बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध था। इसमें 1 लाख जो है लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग से भी ज़्यादा कैद कर लिए गए थे इस युद्ध में। और इस युद्ध के बाद में फिर अशोक का मन काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है। इतनी भारी संख्या में जो है लोग मारे गए थे इसमें, और अशोक का मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है। और फिर बाद में जो है इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, और कभी भी युद्ध ना करने की कसम इन्होंने खाई थी। और इन्होंने फिर जो है कलिंग युद्ध के बाद में कौन सा धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपनाया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म। हालांकि ठीक है, तो प्रारंभ में तो ये जो है हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। तो धर्म परिवर्तन जो है प्रारंभिक समय में अशोक हिंदू धर्म के उपासक हुआ करते थे, महादेव शिव के उपासक हुआ करते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा जाता है कि भाई इसके अंतिम समय में इन्होंने जो है आजीविक संप्रदाय को अपनाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शुरू में ये बौद्ध धर्म को शुरू में हिंदू धर्म को फॉलो करता था, कलिंग युद्ध के बाद में ये बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगा और अपने अंतिम समय में ये जो है आजीविक संप्रदाय को भी मानने लगा था, ये ऐसा कहा जाता है। तो अशोक का धर्म परिवर्तन जो है किसने करवाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। अशोक का जो धर्म परिवर्तन जो है वो करवाया था मोगलीपुत्तिस ने करवाया था भाई, ठीक है। और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी थी निग्रोध और उपगुप्त नाम के 2 बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। तो इन्हीं 2 बौद्ध भिक्षुओं ने, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी थी अशोक को, निग्रोध एंड उपगुप्त ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अशोक से रिलेटेड पॉइंट देखें कि अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में ये गया, बौद्ध गया, और शासनकाल के 20वें वर्ष में जाता है लुम्बिनी, ठीक है। और लुम्बिनी में जब ये जाता है तो वहाँ पे जो टैक्स फ्री कर देता है। और इस बात की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? रुम्बनदेही अभिलेख से मिलती है। तो जब ये लुम्बिनी अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में जाता है तो लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया इन्होंने, और ये जानकारी हमें रुम्बनदेही अभिलेख से मिलती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अशोक है, इसने अपने शासन में जो है अपने शासनकाल में श्रीनगर जो है शहर को बसाया था। तो श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? अशोक ने। और इसने अपने शासनकाल में 2 स्तूप जो इम्पोर्टेंट, जो आपका सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में और धमेक स्तूप जो आपका यूपी के सारनाथ में पड़ता है, ठीक है। तो इनका निर्माण भी किसने करवाया था? अशोक ने। तो अपने ही शासनकाल में जो है इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट स्तूप, जो आपके सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है और धमेक स्तूप जो आपका यूपी के सारनाथ में पड़ता है, इनका निर्माण भी किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और ये भारत के इतिहास का प्रथम जो है शासक था अशोक, जिसने भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यानों का भी निर्माण करवाया इन्होंने। और अशोक ने अपने शासनकाल में पशु बलि जो होती थी उसको प्रतिबंधित किया था, ठीक है। तो पशु बलि को प्रतिबंधित भी इन्होंने किया था। और सबसे पहला जो है शासक था ये मौर्य वंश का, जिन्होंने पशु बलि को प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, मौर्य वंश में रोज़ जो है, जैसे कि इनकी जो रसोई होती थी मौर्य वंश में, तो एक प्रथा होती थी भाई, रोज़ है 1 हिरण और 2 मोर पकाने की प्रथा चलती थी, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही थी और इसको प्रतिबंधित किया था सम्राट अशोक ने, ठीक है। तो पशु बलि जो ये दी जाती थी इसको बंद करवा दिया सम्राट अशोक ने। सारनाथ जो स्तंभ है, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहलाता है, ये भी जो है जिसे अशोक की लाट कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, तो अशोक से रिलेटेड है। तो जो सारनाथ जो स्तंभ है ये आपका हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्तंभ, ठीक है। अशोक की लाट भी इसको कहा जाता है। और अशोक है, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जो है बराबर की जो गुफाएं होती हैं उनको आजीवक संप्रदाय जो वाले जो होते थे उनको दान में दे दिया था, ठीक है। आजीविकों को दान में दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई कि जो अशोक ने अपने अंतिम समय में जो है शायद आजीविक संप्रदाय को फॉलो किया हो, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं शुरू में ये हिंदू धर्म को फॉलो करता था, बाद में मोगलीपुत्तिस ने इसका जो धर्म परिवर्तन करवाया, ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने लगा। फिर उसके बाद में अपने जीवन का अंतिम समय में बराबर की गुफाएं जो है दान में दी थी आजीविकों को। तो इससे हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई अंतिम समय में इन्होंने शायद आजीविक संप्रदाय को फॉलो किया होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये।
अशोक ने अपने जीवन काल में 3 धर्मों को फॉलो किया था, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में हिंदू धर्म को फॉलो किया, बाद में बौद्ध धर्म, कलिंग युद्ध के बाद में। तो अशोक ने बौद्ध धर्म कब फॉलो किया? कलिंग युद्ध के बाद में। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 BC में हुआ, और आजीविक संप्रदाय इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौर्य वंश का अंतिम जो शासक अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अशोक के बाद में कौन बनता है? अशोक के बाद में जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे तो अशोक के बाद में कुणाल बनते हैं, फिर दशरथ, फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे हम देखें कि भाई अंतिम समय में यहाँ पे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? वृहद्रथ माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और वृहद्रथ है, इसी का एक सेनापति होता था जो ब्राह्मण जो है हुआ करता था। तो इसी के सेनापति ने जो है वृहद्रथ की हत्या की, और भारत का सबसे पहला ब्राह्मण वंश की नींव जो है इन्होंने रखी, ठीक है। और फिर जो है कौन सा वंश जो क्या कहलाया? शुंग वंश के नाम से जो है ये जाने लगा। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ, जो की हत्या की एक ब्राह्मण ने, और भारत का पहला ब्राह्मण वंश की नींव डाली, जिसे क्या कहा जाता है? शुंग वंश। और शुंग वंश जो है की स्थापना किसने की थी भाई? पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये सेनापति था, ठीक है, वृहद्रथ का। इसी ने जो है वृहद्रथ की हत्या की, और मौर्य वंश का भाई यहाँ पे अंत हुआ, ठीक है। तो अब जो मौर्य वंश के अंत के बाद में जो मौर्योत्तर काल है उसमें हम देखेंगे भाई, ये मौर्योत्तर काल ही आपका, ठीक है, वृहद्रथ। उसके बाद में आपका स्टार्ट हो जाता है ये शुंग वंश, हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई अशोक के इंपॉर्टेंट जो है शिलालेख, अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख होते थे, और 7 इसके स्तंभलेख, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी जो है इंपॉर्टेंट शिलालेखों को हम देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम देखते हैं। तो जो पहला शिलालेख था उसमें क्या क्या दिया गया है? अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, इसमें अशोक ने कहा कि जो संपूर्ण प्रजा है वो मेरी संतान के समान है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अशोक ने किस जो है शिलालेख में कहा, आपने किस शिलालेख में कहा कि संपूर्ण प्रजा है वो मेरी संतान के समान है? तो प्रथम शिलालेख में इन्होंने कहा था। अशोक ने जो पशु बलि पर प्रतिबंधित किया है, ये किस शिलालेख में लिखा है? तो प्रथम शिलालेख में। और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जो है जानकारी भी प्रथम जो है शिलालेख से मिलती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा शिलालेख से रिलेटेड जो आपका, इसमें सामाजिक कल्याण जो और मानव और पशु चिकित्सा उपलब्ध जो है अशोक ने करवाई। तो सामाजिक कल्याण के बारे में कौन से शिलालेख में लिखा है? तो इसमें दूसरा शिलालेख है। और अशोक ने मानव और पशुओं के लिए जो है चिकित्सा जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। कौन से शिलालेख में ये वर्णन मिलता हमें? तो अशोक का दूसरा शिलालेख में ऐसा हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। अशोक का जो तीसरा जो शिलालेख है इंपॉर्टेंट, इसमें जो भी बुजुर्ग है, जो भी ब्राह्मण महामात्य हैं, इनके जो है सम्मान के बारे में, सेवा के बारे में जो है हमें उल्लेख मिलता है। तो ब्राह्मणों को जो है सम्मान, और महामात्य जो होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति, माता पिता की सेवा, और अल्प व्यय करना चाहिए, और अल्प ही संचय करना चाहिए। भाई कम से कम जो है हमें खर्च करना चाहिए, कम से कम हमें जमा करना चाहिए धन संपत्ति का, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हमें अशोक के तीसरे शिलालेख से मिलती हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है भाई, ठीक है। तो अशोक के 5वां जो शिलालेख है उससे हमें धर्मात्यों की नियुक्ति अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में जो है यहाँ पे, ठीक है। तो धर्मात्यों की जो नियुक्ति है अशोक ने की अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में। तो ये हमें बात मिलती है 5वें शिलालेख में। 7वां जो शिलालेख है इंपॉर्टेंट है, और अशोक का सबसे लंबा शिलालेख भी माना जाता है अशोक का 7वां शिलालेख। तो इसमें क्या है? इसमें भाई जो मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण करना जो है, कैसे नियंत्रण किया जाता है, ये दिया गया है, ठीक है। 7वां शिलालेख में इसके बारे में जानकारी दी है अशोक ने कि भाई मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण या कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके बारे में 7वां शिलालेख में दिया गया, और ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख में से एक है, ठीक है। तो सबसे लंबा शिलालेख कौन सा? अशोक का 7वां। उसके बाद में 11वां जो इंपॉर्टेंट है शिलालेख, तो इसमें अशोक के जितने भी धर्म विजय है उसके बारे में वर्णन दिया गया है अशोक के 11वें शिलालेख में। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, और अशोक का जो 14वां शिलालेख है उसमें जो भाई धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा के बारे में जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। क्योंकि अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया, आजीविक संप्रदाय वालों को बराबर की गुफाएं दान में दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भाई धार्मिक जीवन जो है जीना चाहिए, तो उस चीज़ की प्रेरणा जो है दी है अशोक ने अपने अंतिम ये जो 14वां जो है शिलालेख में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? 13वां शिलालेख।
अशोक की धर्म विजयों का जो है वर्णन किस शिलालेख में, 11वां शिलालेख में। उसके अलावा शिलालेखों के बाद में हम देखेंगे आगे कि अशोक के स्तंभ लेख कितने थे, तो 7 स्तंभ लेख हैं और 14 इसके क्या है, शिलालेख। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से जो है 7 स्तंभ लेख है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टोपरा स्तंभ लेख आपका है, हरियाणा के अंबाला से जैसे कि आपका मिला है, और फिरोज शाह तुगलक ने अंबाला से फिर ये दिल्ली ट्रांसफ़र करवा दिया था इस टोपरा स्तंभ लेख को, तो ये टोपरा स्तंभ लेख था। दूसरा जो है स्तंभ लेख अशोक का मेरठ स्तंभ लेख, ये मेरठ से प्राप्त हुआ और इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से जो है दिल्ली में जो है स्थानांतरित करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख है, तीसरा जो है स्तंभ लेख, तो ये आपका कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, बट जो आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, इन्होंने इलाहाबाद के किले में इसको फिर बाद में स्थानांतरित करवा दिया था। ठीक है, तो कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किसने करवाया इलाहाबाद स्तंभ लेख को, तो ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करवाया था। और जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो 3 शासकों से इंपॉर्टेंट ये रिलेटेड है। पहला जो है आपका अशोक है, सबसे पहले अशोक के द्वारा ओरिजिनली भाई जो है इसको लिखवाया गया था। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को सबसे पहले जो ओरिजिनली जो अगर माने तो सबसे पहले अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है इन्होंने भी गुप्त काल में कुछ लिखवाया था। ठीक है, और जहांगीर है इन्होंने भी अपने राज्याभिषेक के बारे में इलाहाबाद स्तंभ लेख पे जो है लिखवाया था। ठीक है, तो ओरिजिनली जो है सबसे पहले अशोक द्वारा लिखवाया गया था ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख, उसके बाद में समुद्रगुप्त और जहांगीर से भी ये आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट जो चौथा जो है स्तंभ लेख है वो सारनाथ स्तंभ लेख है। ठीक है, और सारनाथ स्तंभ लेख से ही हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सांची जो है स्तंभ लेख है 5वां, छठा और 7वां आपका लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है और 7वां है रामपुर स्तंभ लेख। तो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख और रामपुर स्तंभ लेख ये दोनों जो है बिहार के चंपारण से हमें मिले हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो रामपुर जो स्तंभ लेख है ये प्रेजेंट में कहाँ पे है, प्रेजेंट में दिल्ली के राष्ट्रपति जो है भवन में आपका ये स्थित है। ठीक है, तो ये 7 स्तंभ लेख थे, 14 जो है शिलालेख थे, उन सभी को हमने कर लिया है, इंपॉर्टेंट है और इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अशोक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। ठीक है, जिसमें हम शुंग वंश जो है सबसे पहले पढ़ेंगे और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और मौर्य वंश का अंतिम जो शासक आपका वृहद्रथ है उसकी हत्या करके जो है पहला जो ब्राह्मण वंश जो भारत है उसका स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और तो ये आपका ब्राह्मण वंश भी था शुंग वंश, और इस क्लास को हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुंग वंश। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।